राजनीति को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर के जो एक माइंडसेट इस देश के नौजवानों का बना हुआ है वो ये है कि पॉलिटिक्स बहुत खराब चीज है। कुछ भी पॉलिटिक्स से अछूता नहीं है। एजुकेशन को पॉलिटिक्स डिसाइड कर रही है, आर्ट को, सोसाइटी को, आपको किससे कितनी नफरत करनी है, किससे कितनी मोहब्बत करनी है, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, ये भी पॉलिटिक्स डिसाइड कर रही है। तो मुझे लगता है यंगस्टर्स को बिल्कुल पॉलिटिक्स में आना चाहिए। अपर पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा हाथ होता है जो अराजकता फैलाता है। इससे कहीं ना कहीं आम लोगों में छात्र राजनीति को लेके एक अलग मानसिकता पैदा होती है जो कि अच्छी तो नहीं होती है ज्यादातर। पहले सरकारें कामती थी, जब यूनियन किसी भी शहर में स्टूडेंट पॉलिटिक्स जब स्ट्रांग थी ना तो सरकारों को डर लगता था कि नहीं हम ये कर देंगे तो स्टूडेंट्स तो बवाल काट देंगे। एज ए मुस्लिम और दूसरा एज ए यूथ, ऐसा क्यों है? मुस्लिम्स यूथ का हायर एजुकेशन में ड्रॉप रेट ज्यादा है और ऑलमोस्ट 4.63% ही यूथ है जो हायर एजुकेशन में इन्वॉल्व हो पाते हैं। तो ईमान पड़ता होगा कि सर वो क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए हम मुस्लिम यूथ को। तो मैनिफेस्टो रिलीज होने के बाद बहुत सारे कौम के रहनुमाओं के फोन आए, क्या आपने इसमें मुसलमानों के लिए क्या रखा? आप मुझे बताइए कि आपके धर्म का कोई लीडर अगर किसी त्योहार पर, होली पर, दीपावली पर बधाई दे देता है तो उसमें फतवा लगाने वाले कितने लोग निकल आते हैं? आप उनको रोकने के लिए क्या करें? हमें सबसे पहले रिफॉर्म अपने अंदर और अपनी कम्युनिटी और अपनी सोसाइटी में करने की जरूरत। मुझे लगता है कि हमें इस माइंडसेट से उभरना पड़ेगा। ये देश जितना दूसरों का है उतना ही आपका भी है। ब्रॉडर स्टेज पर ईवीएम पे तो हमें बहुत सारे नाम मिले, लेकिन जो ब्रॉडर स्टेज पर जो है वो ना चाहते हुए भी टू पार्टी सिस्टम बन जाता है। सबके वोट की एक अहमियत है, जितना अंबानी जी और अडानी जी के वोट का महत्व है उतना ही किसी गांव के किसान के भी वोट का महत्व है। ये डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी ताकत है। तो देश में कोई ये सोच रहा था कि इस इशू के अलावा किसी और इशू पे देश में इलेक्शन होगा, सब में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने नफरत भरने का काम किया। इस देश में 530 मिलियन लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, 450 मिलियन लोग फेसबुक और यूट्यूब यूज करते हैं, ट्विटर सिर्फ 23 मिलियन लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर अपनी नफरत पहुंचाने का जरिया है तो अपनी मोहब्बत पहुंचाने का भी तो जरिया है। मतलब हिस्ट्री को तोड़ के मरोड़ के, और जो कभी किसी आज से 500 साल पहले किसी राजा ने कोई जुल्म किया है उसका बदला किसी लतीफ से लेने की बात करता हूँ, सिर्फ एक पैराग्राफ है। ऐसे पन्ना पलटेगा, दुनिया याद भी नहीं रखेगी कि कौन लोग आए थे और उन्होंने 10-20 साल में क्या कोशिश की थी। ब्रिक्स के बारे में और इनके एनुअल फंक्शन के बारे में, बाकी भी जो सोशल कार्यक्रम है इनके, उसके बारे में पहले से सुनता रहा हूँ। मुझे कहा गया कि मैं अपनी जर्नी के बारे में और यूथ किस तरह से पॉलिटिक्स में आए उस टॉपिक को जरूर टच करूँ। तो सबसे पहले यहाँ मौजूद जो हमारे युवा साथी हैं उन सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि राजनीति को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर के जो एक माइंडसेट इस देश के नौजवानों का बना हुआ है वो ये है कि पॉलिटिक्स बहुत खराब चीज है। हम पॉलिटिक्स से दूर रहे हैं, पॉलिटिक्स को हम अछूत समझते हैं। लेकिन मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि इस देश में जब सब कुछ पॉलिटिक्स ही डिसाइड कर रही हो तो आप पॉलिटिक्स से अछूते कैसे रह सकते हैं? मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। मेरे पूरे कई पीढ़ियों तक अगर मैं देखूं तो मेरे परिवार में कहीं भी कोई दूर दूर तक पॉलिटिक्स में नहीं था। और मैं चूंकि शायर हूं तो मेरा भी पॉलिटिक्स से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। लेकिन 2014, 15, 16, 17 होते होते मुझे ये महसूस हुआ कि इस देश में कोई भी आर्ट हो, लिटरेचर हो, सब कुछ पॉलिटिक्स डिसाइड कर रही है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि या तो फिर पॉलिटिक्स के हिसाब से जो डिजाइन हो रही है सोसाइटी उसमें ढल जाइए, या फिर उसे चेंज करने की कोशिश करिए और खुद उसका हिस्सा बनिए। 2019 में मैं पॉलिटिक्स का हिस्सा बना, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। उसके बाद पार्टी ने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका दिया और 2022 में राज्यसभा का मेंबर बनाया। यहाँ जितने भी साथी बैठे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो तमाम मेट्रो सिटीज से आते हैं, कुछ ऐसे भी साथी हैं जिनका जुड़ाव छोटे शहरों से भी होगा। मैं एक बहुत छोटे शहर से आया हूँ, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ एक जिला है इलाहाबाद के पास, मैं वहां पैदा हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी का जुड़ाव इलाहाबाद से बहुत रहा है। तो इलाहाबाद को तो दुनिया पहचानती है, लेकिन प्रतापगढ़ का जब जिक्र आता था तो ये होता था कि प्रतापगढ़ कहाँ है, तो इलाहाबाद के पास वाला प्रतापगढ़। मैं ऐसी जगह पैदा हुआ और
पढ़ाई मेरी शुरुआती दिनों में वहीं इलाहाबाद के पास जो प्रतापगढ़ है उसमें हुई, इंटरमीडिएट तक। फिर बाकी पढ़ाई करने के लिए मैं घर से बगावत करके, जिसे आप कहते हैं ना कि फैमिली से लड़ झगड़ के किसी तरह बड़ी मुश्किलों से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आया पढ़ाई करने के लिए। और कुछ दिन तक तो जब किसी छोटे शहर का कोई भी लड़का लड़की मेट्रो सिटी में आता है तो उसके लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं किस दुनिया में आ गया, ये दुनिया तो अलग है, ये मेरे ख्वाबों की दुनिया नहीं है। तो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक। मैं भी उस हालात से गुजरता रहा और फाइनली ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। आप इंटरमीडिएट करके निकलते हैं तो डिग्री कॉलेज हो या कोई यूनिवर्सिटी हो, आपके सपने ऐसे होते हैं, आपको लगता है कि वहां की दुनिया तो बिल्कुल अलग होगी, सारे बंधनों से आजाद, कोई दुश्वारी नहीं होगी, कॉलेज तो बिल्कुल अलग लाइफ होगी वहां पर। लेकिन छोटे शहर से आने के बाद जो बेसिक चीजें आपको झेलनी पड़ती हैं, वो सबसे बड़ी किसी भी मेट्रो सिटी के किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आके जो झेलनी पड़ती हैं, वो ये झेलनी पड़ती हैं कि आपकी सोसाइटी, आपके का फ्रेंड सर्किल, सब कुछ एकदम से बदल जाता है और उसमें एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए भी मुश्किल था और ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। फिर हम तो ऐसी जगह से आए थे कि हमें तो ये भी पता नहीं होता था कि हाई स्कूल के बाद क्या करना है, इंटरमीडिएट +2 जाके क्या करना है, या फिर ग्रेजुएशन कर लेना है तो क्या करना है। तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेना है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगा हिंदी लिटरेचर से। मैं हमेशा से मानता रहा हूं कि हर इंसान में, हर बच्चे में खुदा, ईश्वर, भगवान, गॉड, जिससे भी हम मानते हैं, जिसमें भी विश्वास रखते हैं, वो हमें कोई ना कोई एक हुनर जरूर देता है। एक टैलेंट आपके अंदर कोई ऐसा होता है जिसे अगर आप पहचान लें तो उसे तराश करके आप बहुत बड़ा बना सकते हैं और वो आपकी पहचान बन सकता है। और अगर आप उसे नहीं पहचानेंगे तो धीरे धीरे वही टैलेंट जो है वो मर जाता है, आपके अंदर ही मर जाता है। आप मिला तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, बहुत टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। और फिर ऑफर आने लगे कि पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए, आप पॉपुलर होते हैं। और चूंकि मैं पोएट्री भी समाज से जुड़े हुए मुद्दों पर कर रहा था, मेरी जो नज़में हैं वो जहाँ भी दर्द है, पीड़ा है, या फिर जो हाशिए पर मौजूद लोग हैं, मैं उनके लिए लिख रहा था। तो पॉलिटिकल ऑफर शुरू हुए कि आप हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए। तो 19 में मेरी राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई और मेरे दिमाग में भी उनको लेकर के बहुत सारे परसेप्शन थे जो मीडिया और सोशल मीडिया ने बनाए थे। तो मैंने उनसे बहुत सारे सवाल किए और उनसे मिलने के बाद, उनके सवालों के जवाब सुनने के बाद मुझे महसूस हुआ 4-5 मुलाकातों के बाद कि मुझे उन्हें ज्वाइन करना चाहिए। मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और 2021 में मुझे उन्होंने कांग्रेस पार्टी का एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम करता है पूरे देश में, उसका नेशनल चेयरमैन बनाया। यंगेस्ट था मैं। उसके बाद 22 में उन्होंने मुझे राज्यसभा का सदस्य बनाया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा पहुंचने वालों में मैं यंगेस्ट हूँ और मुझे खुशी है कि हाउस ऑफ एल्डर्स जिसे कहा जाता है, बिल्कुल ये माइंडसेट बना हुआ है पूरे देश का कि राज्यसभा में तो 60 साल, 70 साल, 55 साल, इससे नीचे के लोग नहीं ही आते हैं। 80 साल तक के लोग हैं, 82 इयर्स ओल्ड लोग वहां पर हैं। तो उन हाउस ऑफ एल्डर्स के बीच में जाके बैठना और वहां पर अपनी बात रखना, तो मुझे खुशी है कि एक यूथ को वहां पर रिप्रेजेंट करता हूं मैं। पॉलिटिकल पार्टी से हट करके पॉलिटिक्स जो है उसमें मुझे लगता है कि मैं यूथ को वहां पर रिप्रेजेंट करता हूं। मेरे साथ राघव हैं वहां पर और अभी 1-2 नए लोग और आए। वो जो लॉट थी उस टाइम पे 22 में 2-3 नए लोग आए और जो नए लोग आए तो थोड़ा सा राज्यसभा का मिजाज बदला। जिंदगी में कुछ सपने आपके ऐसे निकल के आते हैं जिन्हें आप देखते भी नहीं। आपको लगता है कि ये शायद मेरी पहुंच से बाहर का सपना है या ये मेरी दुनिया नहीं है, मैं इस दिशा में जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं खुदा में, ईश्वर में बड़ा यकीन रखता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि कोई एक ताकत है जो डिसाइड करती है आपसे, उसे काम लेना होता है तो आपको उसी दिशा में लेके जाती है। कोई एक ताकत है, कोई एक पावर है। मुझे भी, मैं अपनी पूरी जर्नी देखूं तो बिल्कुल गांव से निकल के कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूंगा।
और आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और मैं बड़े गर्व से ये बात कह सकता हूँ कि मैं अपनी पोस्ट के साथ पूरी ईमानदारी के साथ महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ और हर इश्यूज पर पुरजोर तरीके से खड़ा हूँ। ये जो पूरी जर्नी है इसमें मैं इतनी सारी कहानियां हैं कि उन कहानियों को एक दिन में और एक सेशन में शेयर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ब्रिक्स के समीप जी जब आए, समीप का मतलब होता है करीब, पास, तो ये जब आए मेरे पास तो इनसे जब मेरी बातचीत हुई तो मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है जहाँ हमें हर दिन किसी पॉलिटिकल रैली में, किसी पॉलिटिकल जलसे में पॉलिटिकल बातें करने का मौका मिलता है, या फिर किसी टीवी चैनल पे बैठते हैं तो हमसे उसी तरह के सवाल होते हैं कि मीडिया ये सोचती है कि आप कुछ ऐसा बोल दीजिए जो ब्रेकिंग हो जाए या कुछ ऐसा बोल दीजिए जो विवादित हो जाए। आज के दौर की मीडिया चूंकि उसे 24 घंटे खबर चाहिए, वो 24/7 है ना, तो उसको खबर चाहिए। तो जब खबर नहीं है तो खबर बना करके खबर बेचना है उसे। तो ऐसे में कभी कभी लगता है कि आपके अंदर का जो आर्टिस्ट है या आपके अंदर जो टैलेंट है या आपके अंदर जो एक अच्छा इंसान है उसे बचा के रखना बड़ा मुश्किल काम है पॉलिटिक्स में आने के बाद। तो इस तरह की जब कोई गैदरिंग होती है तो लगता है कि चलो यहाँ दिल खोल के बात की जा सकती है बेबाकी के साथ और अपने जो दिल से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन्हें शेयर किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप साथियों से मैं कहूंगा कि पॉलिटिक्स का हिस्सा बनिए, पॉलिटिक्स को अछूता मत समझिए, क्योंकि वही बात है कि जो देश में सब कुछ पॉलिटिक्स डिसाइड कर रही है। डेमोक्रेसी में एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है, कम से कम इंडियन डेमोक्रेसी में, कि कुछ भी पॉलिटिक्स से अछूता नहीं है। एजुकेशन को पॉलिटिक्स डिसाइड कर रही है, आर्ट को पॉलिटिक्स डिसाइड कर रही है, सोसाइटी को पॉलिटिक्स डिजाइन कर रही है। तो आपको किससे कितनी नफरत करनी है, किससे कितनी मोहब्बत करनी है, ये भी जब पॉलिटिक्स डिसाइड कर रही हो, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, ये भी पॉलिटिक्स डिसाइड कर रही हो, तो मुझे लगता है यंगस्टर्स को बिल्कुल पॉलिटिक्स में आना चाहिए और उन्हें पॉलिटिक्स चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। वरना आने वाले 20, 25, 30 साल बाद जब हमारे बाद वाली पीढ़ी खड़ी होगी तो वो कम से कम हमसे सवाल जरूर पूछेगी कि हम क्या कर रहे थे 2024 में, 2025 में, जब देश की पॉलिटिक्स बिल्कुल यू शेप में अब चेंज हो रही थी, तो आप उस समय क्या करें। जैसे आज जो हालात हैं, हम अपने से पहले वाली पीढ़ी को कोसते हैं ना, हमें लगता है इन्होंने कैसा डिजाइन किया, देश कैसा बनाया, आज क्या हो रहा है। तो जैसे हम आप कोस रहे हैं अपने पहले वाली पीढ़ी को, तो आपके बाद वाली पीढ़ी भी तो आप ही को कोसेगी ना, आप ही को उसका दोष देगी। तो जरूरी ये है कि आप पॉलिटिक्स का हिस्सा बनिए। और बहुत प्रैक्टिकली मैं एक बात कहता हूँ कि मेरे जैसा कोई इंसान अगर इस देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है, मेरे जैसा कोई आदमी अगर इस देश की पॉलिटिक्स में जो एक मानक है कि आप सफल हैं या असफल हैं, आप कामयाब हैं या नाकामयाब हैं, तो अगर आपको ये लगता है कि देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना एक मानक है कामयाबी का, तो मैं कामयाब हूं, तो हिंदुस्तान का कोई भी आम से आम लड़का, आम से आम लड़की बिल्कुल ग्राउंड जीरो से उठ करके इस देश की पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकती है। ये मैं आपको बहुत विश्वास से दिलाता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैं पिछले 5-6 साल से पॉलिटिक्स में हूँ और आज तक हमारे जो लीडर हैं, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खरगे जी, जो हमारी पार्टी के लीडर्स हैं, उन्होंने आज तक कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि इमरान आपके फादर का नाम क्या है, आपके ग्रैंडफादर क्या करते थे, आपके फादर क्या करते हैं, मुझसे कभी नहीं पूछा। मतलब कभी नहीं तो कभी नहीं, मुझसे पूछा तक नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप में टैलेंट है और आप कुछ कर सकते हैं, आप एक बड़े मास को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पॉलिटिक्स में, जाहिर सी बात है। देखिए, जमहूरियत में, हम उर्दू में उसे जमहूरियत कहते हैं, हिंदी में वही लोकतंत्र है। चाहे कोई प्रोफेसर हो या फिर रिक्शा चलाने वाला एक आम नागरिक हो या मजदूरी करने वाला एक आम नागरिक हो, सबके वोट की एक अहमियत है। जितना अंबानी जी और अडानी जी के वोट का महत्व है, उतना ही किसी गांव के किसान के भी वोट का महत्व है।
ये डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी ताकत है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो सबसे बड़ी पावर देता है वो यही देता है कि वोट डालने के लिए एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब मैं ईवीएम बूथ पर जाऊंगा, पोलिंग बूथ पर, तो जितना मेरे वोट का महत्व है उतना ही किसी एक दूसरे आम आदमी के भी वोट का महत्व, उतना ही प्राइम मिनिस्टर के भी वोट का महत्व है। ये है डेमोक्रेसी की ताकत, ये है जमहूरियत की ताकत, कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत। तो ऐसे में आप पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें नंबर का जो गेम है, इस गेम में आप कहां ठहरते हैं और आप कैसे बड़े मास को, वो यूथ हो सकता है, वो महिलाएं हो सकती हैं, वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो कॉर्पोरेट हो सकता है, उसको कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसको कैसे अपनी बातों से आप उसे समझा सकते हैं कि मुद्दे क्या होने चाहिए इस देश में। मैं कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर भी रहा 2024 में, जो मैनिफेस्टो बना जिस पर बहुत डिस्कशन हुआ, जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बोला, जिस पर हमने उस पूरा इलेक्शन लड़ा, वो मैनिफेस्टो, उसको डिजाइन करने में, उसके पॉइंट्स लिखने में, यहाँ जीनल जी बैठी हैं हमारे डिपार्टमेंट से हैं, तो हम सब ने बड़ी मेहनत की। नितिन समझते हैं इस बात को। हम सब ने उसमें यूथ के जो पॉइंट्स थे और वो लोग जो जिन्हें अक्सर पॉलिटिक्स जब डिजाइन हो रही होती है तब जिन्हें छोड़ दिया जाता है, उनके मुद्दे हो, हम सब ने उनके मुद्दे उस मैनिफेस्टो में बनाए रखे। तो फर्स्ट टाइम मैं यंगेस्ट मेंबर था मैनिफेस्टो कमेटी का, पब्लिसिटी कमेटी का कांग्रेस पार्टी के मेंबर रहा। तो मैंने इलेक्शन को, पॉलिटिक्स को बहुत करीब से जिया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाना एक अलग चीज है, आपको ये भी क्लियर रहना है कि एमएलए बन जाना, एमएलसी बन जाना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाना एक अलग चीज है, लीडर बनना एक अलग चीज है। दोनों में बहुत फर्क है, आपको ये बात हमेशा दिमाग में बिठानी होगी। तो जैसे बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्हें अखबारों में, मीडिया में बहुत स्पेस मिलता है, बड़े बड़े कॉलम लिखे जाते हैं उनके बारे में, लेकिन वो असल में आप कितना सोशल एक्टिविस्ट हैं या कितना सोशल सर्विस कर रहे हैं वो अलग चीज है। तो वैसे ही किसी एक पोस्ट पे पहुंच जाना डिफरेंट है और एज ए लीडर अपने आप को एक्सेप्ट करवाना बहुत डिफरेंट है। तो इश्यूज पर अगर आप लड़ रहे हैं, मुद्दों पर लड़ रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आप किसी असेंबली या पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाएं, लेकिन सोसाइटी आपको जरूर एक्सेप्ट करेगी। और ये तो सोशल मीडिया का जमाना है। पहले था कि आपको बहुत प्लान करके अपने बारे में नैरेटिव बनवाने पड़ते थे, पीआर एजेंसीज हायर करनी पड़ती थी। अभी तो अगर आप सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपनी चीजें दुनिया को खुद दिखा सकते हैं। मैं अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स खुद मैंने उसके लिए किसी को हायर नहीं किया। मुझे लगता है कि मेरे जो शब्द हैं, जो मेरा लहजा है, उसमें कोई बात नहीं कर सकता। मैं अपने आप में यूनिक हूं, तो मेरे शब्द कोई और कैसे लिख सकता है, मेरे विचार कोई और कैसे लिख सकता है, मुझे जो भाषण देना है उसको कोई और कैसे डिजाइन कर सकता है। तो मैं तो खुद करता हूं उन चीजों को। तो जितने भी यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं उनसे मैं ये कहूंगा कि फुल टाइम पॉलिटिक्स भले ना करिए, लेकिन पार्ट टाइम पॉलिटिक्स जरूर करिए। पॉलिटिक्स का हिस्सा बनिए, पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करिए, पॉलिटिशियन से सवाल पूछिए, अच्छे सवाल पूछिए, उन्हें मजबूर करिए कि आप अच्छी पॉलिटिक्स करिए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि देश में कैसी पॉलिटिक्स हो रही है हम सारे लोग देख रहे हैं। हमारे मुद्दे, खासतौर से यंगस्टर्स के मुद्दे डिस्कस ही नहीं हो रहे हैं, उस पर बात करने को कोई तैयार नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मुद्दे पॉलिटिक्स में मेन स्ट्रीम में कैसे ला सकें, हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा। और भारत युवाओं का देश है, दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ इस कंट्री में है, और उसी के लिए अगर पॉलिटिक्स में कुछ नहीं है तो फिर हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं। तो सारे साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि पॉलिटिक्स में आइए, और जहां मेरी जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। आपके अगर कुछ सवाल हो तो वो मुझे आमंत्रित हैं, वो आप सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे कहा गया था कि मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी पे बात करूं। तो आपके कुछ सवाल आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं हूँ दीक्षा प्रकाश सिंह। सर, मैं आपकी पड़ोसी जिले से हूँ, एक छोटा सा जिला उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़ से हूँ। और जब बात इलाहाबाद विश्वविद्यालय की होती है तो हम छात्र राजनीति को अनदेखा नहीं कर सकते, जो कि एक पूर्वांचल की राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा है। सर, छात्र राजनीति, चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, या और भी देश के अन्य हो,
हम बहुत उसमें अराजकता देखते हैं। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिन पे सोचने की जरूरत है। कई ऐसे भी इंसिडेंट्स होते हैं जिन पे हमें लगता है कि कुछ सख्त कानून बनाने की भी जरूरत है। और इस बात को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते कि इसमें और लोगों का भी हाथ होता है, ऊपर अपर पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा हाथ होता है जो अराजकता फैलाता है। इससे कहीं ना कहीं आम लोगों में छात्र राजनीति को लेके एक अलग मानसिकता पैदा होती है जो कि अच्छी तो नहीं होती है ज्यादातर। और मैं ये भी मानती हूँ कि छात्र राजनीति बहुत जरूरी है इस देश के लिए, क्योंकि एक लीडरशिप क्वालिटी युवाओं में और राजनीति को कैसे जीना है, कैसे करना है, बहुत जरूरी है। तो इस पे आपका क्या राय है? छात्र राजनीति में अराजकता को कैसे कम किया जाए? बहुत अच्छा सवाल और बहुत जरूरी सवाल है आपका। एक तो आप इस बात से सहमत हैं कि छात्र राजनीति यानी स्टूडेंट पॉलिटिक्स होनी चाहिए। दूसरा, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत सारे मौकों पे अराजकता दिखती है और इतना ज्यादा मसल पावर और पैसा, खासतौर से दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन या फिर इस तरह के जो बड़े मेट्रो सिटीज हैं उनमें बड़ी यूनिवर्सिटीज के इलेक्शंस में देखने को मिलता है। उसे रिफॉर्म की जरूरत है, लेकिन ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं कि रिफॉर्म ना करके उसे पूरी तरह से बंद कर दे रही हैं। किसी भी एक पूरे सिस्टम में, पूरे प्रोसेस में अगर कहीं कोई कमी है तो उसे सुधारने की कोशिश करें सरकारें, ना कि उसे बिल्कुल बंद कर दें। डेमोक्रेसी में भी बहुत सारी जगहों पे डिबेट है कि डेमोक्रेसी में बहुत सारे लूपहोल्स हैं, लेकिन अब आप उसे डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म नहीं कर सकते। वो आपको बहुत ताकत देता है। स्टूडेंट, मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, आप आजमगढ़ से हैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स को समझती हैं। जिस यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स ने देश को कितने बड़े बड़े लीडर दिए, प्राइम मिनिस्टर्स दिए, देश के कई यूनियन मिनिस्टर्स दिए, आज वहां यूनियन हॉल में ताला लगा हुआ है। और जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आया तो देश में मेरी जो पहली स्पीच थी पार्लियामेंट में वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इश्यूज पर थी। फीस जो है वो 400% एक झटके में बढ़ा दी गई, 400%। न सिर्फ फीस बढ़ाई गई, हॉस्टल फीस बढ़ाई गई और बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो मैं उस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ तो मुझे एक इमोशनल लगाव है। सबको अपनी अपनी यूनिवर्सिटी से होता है, मुझे भी बहुत लगाव था। मैंने पार्लियामेंट में वो इश्यूज उठाए और बात की उस पर, और बहुत पुरजोर तरीके से बात की। तो वो यूनियन हॉल, उसका बड़ा एक इतिहास है। लाल पदंधर जी वहाँ के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे जिन्होंने कुर्बानी दी देश के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए। आज वहाँ ताला लगा हुआ है, लिटरली वहाँ पे ताला लगा हुआ है। तो हमारी सरकारों को, और इसमें बहुत बड़ा रोल स्टेट गवर्नमेंट का होता है। एक्चुअली सेंटर डिसाइड नहीं करता, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है इलेक्शन होना है नहीं होना है। तो मैं तो यही कहूंगा कि लिंगो कमेटी के बाद बहुत सारी चीजें थोड़ी सी, मैं तो आया था यूनिवर्सिटी में, अपना तजुर्बा आपको बताऊं कि पहली बार जो मुझे इलेक्शन देखने को मिला 2001 या 2002 था शायद, तो जो कॉन्टेस्ट कर रहे थे इलेक्शन वो 45 इयर्स ओल्ड या फिर 40 प्लस। तो हमें लगा ये स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं। मतलब पहले एक स्ट्रक्चर ऐसा था कि किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन ले रखा है, कितने भी साल हो गए हैं आपको यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हुए, आप पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकते हैं, आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो कनेक्ट ही नहीं हुआ। हमें लगा कि नहीं, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं हो सकते, ये स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं हो सकते। लेकिन लिंगो कमेटी की सिफारिशों के बाद, जैसे यूपीए ने ही इम्प्लीमेंट किया, तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई। सिर्फ एक बार आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं किसी पोस्ट पर, बहुत सारे उसके रूल्स हैं। तो थोड़ा रिफॉर्म हुआ, लेकिन बहुत रिफॉर्म की जरूरत है। देश की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट पॉलिटिक्स बिल्कुल मर सी गई है, उसे फिर से जिंदा करने की जरूरत है। और थोड़ा सा हमारी यूथ को भी अवेयर होना पड़ेगा। उसके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम एचआरडी मिनिस्ट्री डिजाइन करे कि कैसे पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल लोग स्टूडेंट लाइफ से बन के आ सकते हैं। इस पे काम करने की जरूरत है। मैंने पहले भी इसे पार्लियामेंट में उठाया है और इन फ्यूचर में फिर इसे पार्लियामेंट में उठाऊंगा। मैं मानता हूं कि रिफॉर्म की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये भी सच है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है। जैसे वहां पे पढ़ाई जरूरी है, वैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी जरूरी है। जैसे अभी आपने बोला था कि यूथ का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस। सो एज अ फर्स्ट टाइम वोटर, बहुत सारे यूथ के, मेरे जैसे यूथ का जो अभी डीयू में है या पास आउट है, बहुत सारे कॉलेजेस में है, हम पढ़ते हैं कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, इंडिया में डेमोक्रेसी है। बट जब हम इलेक्शन में उतरते हैं, जब हम वोट देने उतरते हैं, तो ब्रॉडर स्टेज पर ईवीएम पे भी तो हमें बहुत सारे नाम दिखते हैं, लेकिन जो ब्रॉडर स्टेज पर जो है वो ना चाहते हुए भी टू पार्टी सिस्टम बन जाते हैं।
तो एज अ यूथ लीडर आप इसके लिए क्या कुछ मतलब कर सकते हैं, क्योंकि ये एक यूथ की कंप्लेन है कि ऐसा नहीं है कि हमारा पॉलिटिकल इंटरेस्ट किसी एक पार्टी की तरफ है या किसी एक से है, हमारे अलग अलग वो है और हम नहीं चाहते कि हम किसी एक की तरफ झुक जाए, हमें जहाँ अपना सेल्फ इंटरेस्ट दिखता है हम वो देखना चाहते हैं। बट यूथ आज की डेट में किसी भी एक तरफ नहीं है, उसको दोनों तरफ का चाहिए। और लेकिन अगर इसको ऐसे बांट देते हैं कि एक साइड ये है एक साइड वो है, तो जो यूथ के लिए ऑप्शन है वो बहुत नैरो डाउन हो जाता है। तो एज अ यूथ लीडर आप उस पर क्या कहना चाहते हैं कि यूथ का पार्टिसिपेशन कैसे एनकरेज किया जाए कि मल्टी पार्टी सिस्टम को आगे भी प्रोत्साहन देते रहे? ब्रदर सबसे मतलब मैं इसमें बहुत एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बोल रहा हूँ, एज ए यूथ एक बात कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो हमें अपने ख्याल के कुछ और लोग अपने आसपास रहने वाले बनाने पड़ेंगे, वरना यूथ कहाँ इन्फ्लुएंस हो रहा है हम सब देख रहे हैं कि उसका पॉलिटिकल अप्रोच कैसा है, क्या वो मुद्दों पर खड़ा है। आप इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब चुनाव होता है, इलेक्शन होता है और वो यूनियन का इलेक्शन है, आप देखो ना कि वहां पॉलिटिक्स क्या क्या डिमांड करे। मुझे लगता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में उतना पैसा और उतना बाहुबल नहीं लगता होगा जितना स्टूडेंट पॉलिटिक्स में लग रहा है। तो और वहां तो सारे यूथ हैं और सारे पढ़े लिखे हैं। तो हमें ये करना है, लंबा प्रोसेस है इसके रिफॉर्म का। हमें सबसे पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी आइडियोलॉजी से हट करके जो यंगस्टर्स हैं उन्हें सबको इस पे बहुत सोचना पड़ेगा, इस पे डिबेट करनी पड़ेगी और अपने जैसे अपनी सोच के कुछ और लोग पैदा करने पड़ेंगे, उनका जहन बनाना पड़ेगा कि हमारे इश्यूज जो टच करेगा हम उसके लिए खड़े होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि कम से कम सेंट्रल पॉलिटिक्स में दो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनको लेकर के एक राय बनती है, या तो आप इस तरफ हैं या तो आप उस तरफ हैं। बाकी स्टेट इलेक्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं रीजनल पार्टीज के भी, तो वहां आपके पास चॉइसेस ज्यादा होती हैं। लेकिन एक लंबे प्रोसेस में दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज की सिचुएशन यही है। कई जगहों पे तो आप जब प्रेसिडेंट चुन रहे हैं तो जो उनका इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें आपके पास बहुत कम चॉइसेस हैं। मैं तो शायर हूँ, मिराज फैजाबादी का एक शेर कभी उन्होंने कहा, बड़े पोएट थे, कि कम से कम जमहूरियत में इतनी आजादी तो है, हमको खुद करना है अपने कातिलों का इंतखाब मतलब चुनना है। तो जमहूरियत के बहुत सारे अलग पहलू भी हैं, लेकिन हमें अगर उसे रिफॉर्म करना है तो मैं तो यही कहूंगा कि जब तक सोसाइटी में एक रिफॉर्म नहीं आएगा, डिजाइन कौन कर रहा है? हम कहते हैं कि पुलिस ऐसा कर रही है, बहुत खराब। पुलिस में चुन के कौन लोग जा रहे हैं, कौन लोग भर्ती हो रहे हैं वहां पर? हमारे आपके ही बीच के लोग। हम किन से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? क्या हम अपने माता पिता यानी कि गांव में जो हमारे पिता डिसाइड कर रहे हैं, क्या उससे अलग हट के हम वोट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हम जब गांव, यहाँ हम कितनी बड़ी बातें कर लें, हम जब गांव जाते हैं हमें लगता है परिवार जिसको वोट कर रहा है हम भी उसी के साथ खड़े हैं। क्या हम अपने परिवार का माइंडसेट चेंज कर पा रहे हैं? हम अपने दोस्तों का माइंडसेट चेंज कर पा रहे हैं? तो सबसे पहली लड़ाई, दुनिया में कोई भी क्रांति जब होती है ना, तो उसे कोई एक अकेला आदमी खड़ा होता है, कोई एक अकेला गांधी उठ खड़ा होता है, कोई एक अकेला नेल्सन मंडेला उठ खड़ा होता है। हम सबको अपने तौर पर सुधार की लगातार कोशिशें करनी चाहिए और पूरा देश हम अकेले नहीं सुधार सकते। पहले तो ये बोझ अपने कंधे से उतार के फेंकिए। हम जहां रह रहे हैं आसपास सुधार सकते हैं, उस सुधार पर कोशिश करिए। और दुनिया के देश, हर देश की पॉलिटिक्स 20-25 साल में एक नया शेप लेती है। हमारे देश की पॉलिटिक्स भी नया शेप लेने जा रही है। उसमें यंगस्टर्स के लिए बहुत स्पेस होगा। मैं आपको बहुत यकीन दिला के ये बात कहता हूँ कि आने वाले 10 साल बाद आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में विमेंस के लिए, यंगस्टर्स के लिए बहुत स्पेस क्रिएट होने जा रहा है। पूरा डिस्कोर्स चेंज होने जा रहा है और देखिएगा ये नेचुरली होगा, जरूर होगा। मैं इस बात को लोकसभा में, राज्यसभा में, असेंबलीज में, देश भर में जाके लगातार देख रहा हूँ। और खास तौर से हमारी महिलाएं, हमारे यूथ के लिए बहुत स्पेस है। नफरत खत्म होगी, मोहब्बत की पॉलिटिक्स देश में आपको अगले 10-15 साल में दिखेगी, ये विश्वास दिलाता हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं जितना राज्यसभा की डिबेट देख पा रहा हूँ, और ये मेरा इंडिविजुअल विजन है टुवर्ड्स दिस, कि जो राज्यसभा की डिबेट्स होती हैं और जो लोकसभा की डिबेट होती है, राज्यसभा की डिबेट थोड़ी ज़्यादा इजी गोइंग होती है। बहुत विनम्र तरीके से लोग आपस में एक दूसरे को सुनते हैं। यंग लीडर्स जैसे आप, राघव जी का नाम लिया आपने लिया,
बड़े अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं जो कि यंगस्टर्स को लेके है। तो आजकल एक कॉन्सेप्ट है शेयर्ड लीडरशिप का, कि आपकी एनर्जी और मेरी एनर्जी मिलके एक सिनर्जी फॉर्म करती है, बनाती है। तो वो जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले, क्योंकि हमारा युवाओं का देश है और बहुत सारे लोग अच्छे खासे मास में युवा आगे की तरफ आ रहे हैं। उनके अपनी एक अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं फ्यूचर को लेके, सेंसिटिव प्रॉब्लम्स हैं। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं और कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, आगे प्रस्ताव रखते होंगे डिबेट्स में अपनी। तो आप सिनर्जीज को, शेयर्ड लीडरशिप को लेके आपका क्या थॉट है कि कितनी ज़रूरी है आगे भविष्य के लिए? कि सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप राज्यसभा की कार्यवाही को ज्यादा इजी पाते हैं। होना भी चाहिए क्योंकि वो हाउस ऑफ पीपल्स है, ये हाउस ऑफ एल्डर्स है। तो वहाँ जो लोग चुन के आए हैं उनका पॉलिटिकल स्टाइल अलग है, उनके ऊपर प्रेशर अलग है। उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कभी कभी ना बोल पाए तो लड़ते हुए दिखना जरूरी होता है। जिस जनता ने उन्हें वोट दिया है उसको ये लगता है कि हमारा नेता जाकर के हाउस में कुछ कर रहा है या नहीं, बिल्कुल गूंगा बन के बैठा है। तो वो सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि आप कुछ करो। सब बोल नहीं सकते, सबको एक सेशन में सारे एमपीज को स्पेस नहीं मिल सकता। अब आपको दो बातें समझनी पड़ेंगी कि किसी भी एमपी को पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलने के लिए 2-3 प्रोसेस है। पहला तो ये कि कोई प्राइवेट मेंबर बिल आए, बजट का भाषण हो, राष्ट्रपति का अभिभाषण हो। इस पे पार्टीज आपको डिसाइड करती हैं कि वो किसको किसको अपनी तरफ से बोलने का मौका देंगी। अब पार्टीज को जो टाइम फ्रेम मिलता है वो उनके हाउस में जो उनके नंबर्स हैं उसके हिसाब से डिसाइड होता है। अगर कांग्रेस पार्टी के 100 मेंबर हैं तो उनको एक पर्टिकुलर टाइम मिलेगा। जो बीजेपी है उसके अगर 240 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उनको ज्यादा टाइम मिलेगा, और जो छोटी पार्टीज है उनको और कम टाइम मिलेगा। अब अगर हमारी पार्टी को राज्यसभा हो या लोकसभा हो, किसी पर्टिकुलर एक डिबेट के लिए 2 घंटे का टाइम मिला तो फिर शुरू होता है कि जो सुपर सीनियर लोग हैं पहले उनका नंबर आएगा। जाहिर सी बात है, लीडर ऑफ अपोजिशन बोलेंगे, या उसके बाद मैं तो जिस हाउस में हूँ, खरगे साहब है हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो वो किसी इशू पे पहले वो ओपन करेंगे। उसके बाद हमारे हाउस में पी चिदम्बरम साहब हैं, हमारे हाउस में दिग्विजय सिंह जी हैं, हमारे हाउस में प्रमोद तिवारी जी हैं, मुकुल वासनिक जी हैं, रणदीप सुरजेवाला जी हैं। मतलब सीनियर लोग जिनका 20-20, 25-25, 30-30 साल का पॉलिटिकल कैरियर है, तो सबसे पहले उनका नंबर आएगा। मुझे अपनी बारी में बोलने के लिए 1 साल से ज्यादा इंतजार करना पड़ा कि मैं बोलूं, जबकि मेरा काम ही है बोलने का। मतलब मैं आया ही चुन के इसलिए पार्लियामेंट में कि मतलब मेरी पार्टी को लगता था कि मैं बोलता हूं, मैं बोलने वाली आवाज हूं, तो मेरी आवाज को उन्होंने पार्लियामेंट पहुंचाया। अब उसमें आपको ये स्पेस निकालना पड़ता है कि आप बोलें कैसे। तो फिर 0 आवर होता है, स्पेशल मेंशन है, कुछ ऐसे जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है उसमें, तो उसमें आप समय निकालते हैं किसी तरह से। तो वो एक लक भी है, आपका 0 आवर जो है वो लॉटरी से डिसाइड हो रहा है कि 100 लोगों ने एक दिन के लिए 0 आवर डाला, उसमें 15 लोग सिलेक्ट होने हैं, तो वो लॉटरी सिस्टम है। तो आपका नाम, मैं पिछले 10 दिन से कोशिश कर रहा हूं कि मेरा 0 आवर में नाम आ जाए, नहीं आ रहा है। मतलब लिटरली रात में 12 बजे तक जागता रहा कि 5th को जो 0 आवर है उसमें मेरा नाम है या नहीं। जब लिस्ट आई तो मेरा नाम नहीं था, फिर निराश हुआ। अब मंडे को फिर कोशिश करनी है क्योंकि कुछ इश्यूज हैं। मैंने 1-2 स्पीच की तो देश भर में लोग आते हैं कि हमारे मुद्दे उठाइए, यंगस्टर्स आते हैं कि हमारे मुद्दे उठाइए। और ये शायद मेरी बहुत बड़ी जीत है कि मैं 2 साल के मेरे पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री कैरियर में देश के अलग अलग सेक्टर के लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं भैया आप अच्छा बोलते हो, हमारे ये मुद्दे उठा दीजिए, आप उठा दोगे तो शायद हमारा हल निकल जाए। ये डेमोक्रेसी पे लोगों का यकीन है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम पे लोगों का यकीन है कि उन्हें लगता है कि पार्लियामेंट में अगर हमारे मुद्दे उठ गए तो हमारा उसका हल निकलेगा, निकले या ना निकले, लेकिन लोगों का भरोसा बचा हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आपने जिस एनर्जी की बात की और जिस पॉलिटिक्स की बात की, देखिए मेरा अपना मानना है कि पॉलिटिक्स में पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज इससे सहमत हो या ना सहमत हो, लेकिन एज ए इंडिविजुअल मैं ये मानता हूं कि पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। जब भी पावर का सेंट्रलाइजेशन होगा, आपके मुद्दे हाशिए पर छूट जाएंगे और किसी को नहीं सुना जाएगा। उस पार्टी में चंद लोग होंगे जो डिसाइड करेंगे कौन क्या बनेगा, क्या इश्यूज उठेंगे। अभी कम से कम मैं ये मानता हूं कि थोड़ा सा गवर्नमेंट सहारे से बनी तो आप देखिए कि स्टेट्स को मिलना शुरू हो गया, बहुत सारे लीडर्स अकोमोडेट होने लगे, आवाजें उठने लगी। कल परसों उत्तर प्रदेश की असेंबली में एक बिल प्रेजेंट किया गया, समीप भाई इसको समझेंगे, नजूल बिल है।
देश में, उत्तर प्रदेश में खासतौर से बहुत सारे घर लोगों के ऐसे बने हैं जो एक टाइम पे पट्टे से लोगों को जमीनें मिल गई और 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से लोग वहां रह रहे हैं। वो बिल पेश हुआ, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स ने उस बिल का अपोज किया, अपनी ही गवर्नमेंट का, कि नहीं ये बिल सही नहीं है। मुझे लगता है पॉलिटिक्स में ये होना चाहिए और हर पार्टी में ऐसा होना चाहिए। और कम से कम मतलब मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि मेरे यहाँ ऐसा सिस्टम है कि मैं राहुल जी से बहुत सारे मुद्दों पे डिबेट कर लेता हूं। मैं उनसे कहता हूं भैया आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, आपकी बात से मैं सहमत हूं, ये मेरा पक्ष है, आप इसे सुनिए। तो ये होना चाहिए। और जब तक हम सबके विचारों को पॉलिटिक्स में नहीं सुनेंगे तब तक पॉजिटिव कुछ नहीं निकलेगा। और मैं सहमत हूं आपकी बात से, मतलब उसका जवाब यही है कि ऐसा होना चाहिए। और इस ढंग से अगर पॉलिटिक्स आगे बढ़ती है तो ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच होगा। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर बहुत लंबे समय से इस देश में पार्लियामेंट के अंदर स्पेशली सिर्फ जाति और धर्म से रिलेटेड राजनीति हो रही है। शायद मेरे को लगता है कि यूथ इससे आगे बढ़ चुकी है और उसको एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रा इन सब से रिलेटेड डिस्कशंस चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। तो सर शायद अगर इसमें हम डिस्कशंस करेंगे भी तो शायद सरकार बेटर पॉलिसीज बना पाए जिससे दोनों पक्ष सहमत हो। तो सर इस पे आपका क्या वो है? दक्ष, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि क्या सिर्फ डिस्कशन से सरकार सहमत हो रही है, मतलब हमें ये भी देखना पड़ेगा। आप मुझे ये बताइए दक्ष, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मैं अवध क्षेत्र से हूँ, मेरे घर से अयोध्या 160 किलोमीटर है। क्या जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो देश में कोई ये सोच रहा था कि इस इशू के अलावा किसी और इशू पे देश में इलेक्शन होगा? उस वक्त किसी को नहीं फील हो रहा था। लेकिन इलेक्शन आते आते, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी है कि इलेक्शन आते आते इश्यूज लोगों के बीच में आए, दोनों पार्टियों की तरफ से। चाहे हम उनको मजबूर करें कि आप इश्यूज पर आइए, यंगस्टर्स के मुद्दे पर इलेक्शन लड़िए, या वो हमें कहीं मजबूर करें कि आप इश्यूज पर आइए। मैं भी मानता हूं कि धर्म, जाति, मजहब, इन चीजों से जब तक पॉलिटिकल पार्टियां नहीं उभर करके पॉलिटिक्स करेंगी तब तक पॉजिटिव कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन ये भी सच्चाई है कि क्या पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे हेल्दी डिस्कशन के लिए तैयार हैं? क्या सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार है? सत्ता बहुत कुछ डिसाइड करती है, गवर्नमेंट बहुत कुछ डिसाइड करती है। मैंने कहा ना, लोगों को आज भी भ्रम है कि पार्लियामेंट में किसी इशू पे डिस्कस हो गया तो हमारे मुद्दे का हल निकल जाएगा। मैंने अब तक कम से कम 10 से ज्यादा मुद्दे उठाए पार्लियामेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज। अभी की सिचुएशन यह है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में कि मिनिस्टर्स टालने वाले जवाब देते हैं, लिटरली, मतलब एज ए एमपी मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि टालने वाले जवाब देते हैं। सोचते हैं कि आपने जो मुद्दा उठाया है ये किस तरह से डाइवर्ट हो सके। तो हेल्दी डिस्कशन के लिए गवर्नमेंट सच में बहुत नहीं तैयार है। तैयार हो जाए तो मुझे लगता है कि हल निकले। मैं तो चाहता हूं कि कम से कम जब मैं आया तो मुझे पहले दूसरे सेशन के बाद सस्पेंड कर दिया गया। कई सारे एमपी सस्पेंड हुए क्योंकि हम शोर मचा रहे थे। तो मुझे वाइस प्रेसिडेंट ने यानी चेयरमैन ने अपने चैम्बर में बुलाया, बोले तुम यंग हो, तुम क्यों शोर मचा रहे हो, तुम्हें सीखना चाहिए। तो मैं थोड़ी देर सुनता रहा, फिर मुझे लगा कि ज्यादा डांट रहे हैं, तो मैंने कहा सर देखिए मैं बिल्कुल नया हूँ, मैं तो बड़े सपने लेके आया था कि मैं पार्लियामेंट में खड़ा होऊंगा तो ये स्टूडेंट्स के इश्यूज पे बोलूंगा, फार्मर्स के इश्यूज पे बोलूंगा, मुद्दे बहुत सारे हैं जिन पे बोलूंगा। लेकिन सर यहाँ आके तो मुझे लग रहा है मेरे सपने टूट रहे हैं, यहाँ तो कोई बात ही नहीं करना चाहता, बिल्कुल हर आदमी शोर मचा रहा है, हमें सिर्फ एक आवाज सुनाई पड़ती है, एडजर्न, हाउस एडजर्न, हाउस एडजर्न। लिटरली उस टाइम पे होता भी ऐसा था, हमें महंगाई पे बात करना चाहते थे या फिर मणिपुर पे बात करना चाहते थे तो हाउस एडजर्न, हाउस एडजर्न। हेल्दी डिस्कशन के लिए तैयार नहीं है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट डिसाइड करता है। मतलब अभी भी ये बात, कल को हमारी गवर्नमेंट रहेगी तो तब भी हम ही ज्यादा डिसाइड, गवर्नमेंट ही पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को बहुत हद तक कंट्रोल करती है, अभी ज्यादा करने लगी है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा हेल्दी डिस्कशन के लिए अगर गवर्नमेंट तैयार हो तो सिर्फ इश्यूज पे डिस्कशन हो तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत संभावनाएं हैं देश में और हमारा देश इतना खूबसूरत है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि मैं इस देश से सिर्फ इसलिए प्यार नहीं करता कि मैं इसमें पैदा हुआ हूं, इस देश से प्यार करने की हजार वजहें हैं। मैं दुनिया के तमाम देशों में गया हूं, मुझे अपनी मिट्टी और अपने यहाँ की जो विविधताएं, आप केरल चले जाओ तो बिल्कुल अलग भारत है, आप कश्मीर चले जाओ तो बिल्कुल अलग भारत है, उत्तर प्रदेश में रह रहे हो तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल अलग कल्चर है। 10 किलोमीटर पे बोली बदल रही है, पहनावा बदल रहा है, कल्चर बदल रहा है। ऐसा देश दुनिया में कहां है? तो
बहुत संभावनाएं हैं, बहुत कुछ पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन उसके लिए ब्रदर सबसे बड़ी जरूरत यह है कि पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट तैयार हो। लेकिन गवर्नमेंट ने भी अपने स्कोर सेट कर रखे हैं, तो फिर अपोजिशन भी बहुत कुछ अपनी पॉलिटिक्स उस हिसाब से डिजाइन करता है। अल्टीमेट हम दुश्मन नहीं है। मैंने अभी परसों नरसों जब भाषण दिया बजट पर, तो वो बहुत वायरल हुआ, तो मुझे बीजेपी के कम से कम 25 से ज्यादा एमपीज ने चुपके से आके, मैं कैंटीन में बैठा था तो मुझे चुपके से, आपने बहुत अच्छा बोला लेकिन हम अब इसको बाहर नहीं कह सकते, तो हमें अच्छा लगता है। हमने कहा नहीं शुक्रिया, आप बाहर बिल्कुल मत कहिए, आप अलग से आके मुझसे कह रहे हैं, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। तो हम चाहते हैं और वहां भी लोग हैं जो चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेट मुझे लगता है कुछ दिन में शायद ऐसा हो, और थोड़े और यूथ बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि सरकारें भी मजबूर होंगी अपने इश्यूज पर। और आप सबसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी यंग एमपीज हैं, लोकसभा में भी खूब सारे जीत के आए हैं, उनसे डेलीगेशन लेके मिलिए। वो किसी भी कहीं से भी जीत के आए हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, सेशन चल रहा है, तो आपको पता है कि उनका घर क्या है, आप सब ऑनलाइन सब निकाल सकते हैं, उनके नंबर्स क्या है, उनसे मिलिए, 5 लोगों का डेलीगेशन लेके जाइए और उनसे कहिए कि हम चाहते हैं आप ये मुद्दा उठाइए। वो कहीं से भी जीत के आओ, बंगाल से जीत के आओ, केरल से जीत के आया हो, एज ए एमपी आपका हक है उसके ऊपर, उसके पास जाइए। और सब मिलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे तो कोई मिलने नहीं आ रहा है, तो आप जाएंगे तो वो आपको चाय भी पिलाएंगे, कॉफी भी पिलाएंगे, खुश होंगे और उन्हें अच्छा भी लगेगा। जाइए, उनसे मिलिए और उनसे कहिए कि ये हमारे मुद्दे हैं, आप इसमें से एक मुद्दा उठाइए, आप 5 नहीं तो एक मुद्दा हमारा जरूर उठाइए। उन्हें अपने मुद्दों पर लाने के लिए मजबूर करिए, आपकी भी जिम्मेदारी है। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोक पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा, किसी एक आदमी के कहने से नहीं होगा। कलेक्टिव कोशिश करिए। मैं खुद, मुझे बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो डेलीगेशन के साथ आए ये कहने के लिए कि ये इश्यूज टैकल करिए। इंडिविजुअल लोग आते हैं काम के साथ, हमारा ये करा दीजिए साहब, हमारा ये करा दीजिए, हमारा ये करा दीजिए, हमें ये बजट दे दीजिए। हमने कलेक्टिव कोशिश करना बंद कर दिया है, शायद इसीलिए लीडर्स पर, शायद इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज पे उतना प्रेशर नहीं बिल्ड कर पा रहे, गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं बिल्ड कर। गवर्नमेंट को लगता है हम कुछ भी ला देंगे, कोई भी बिल ला देंगे, कोई क्या कर लेगा हमारा। ये माइंडसेट तब चेंज होगा। 3-3 बच्चे अगर यहाँ पर मतलब बेसमेंट में मर गए, और मतलब सच में कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर किसी के माथे पे ज्यादा पसीना नहीं आया तो गवर्नमेंट का जितना फेल्योर है उतना ही हमारे यंगस्टर्स का भी फेल्योर है। पहले सरकारें कांपती थी, जब यूनियन किसी भी शहर में स्टूडेंट पॉलिटिक्स जब स्ट्रांग थी ना, तो सरकारों को डर लगता था कि नहीं हम ये कर देंगे तो स्टूडेंट्स तो बवाल काट देंगे। आज शायद किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी और उम्मीद रखिए चेंज जरूर आएगा। तो सर, सबसे पहले तो मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। कल पता चला कि जनाब इमरान प्रतापगढ़ी सर आ रहे हैं यहाँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मुझे बहुत दिनों से एक क्वेश्चन था कि एज ए मुस्लिम और दूसरा एज ए यूथ, दो सर क्वेश्चन करूँगा। एक क्वेश्चन था कि मुस्लिमों में, यानी पहले मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आए, हामिद अंसारी जी आए, बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स आए, लेकिन ऐसा क्यों है कि मैं पढ़ रहा था पहले, तो उसमें देखा कि मुस्लिम्स यूथ का जो हायर एजुकेशन में ड्रॉप रेट ज़्यादा है, और ऑलमोस्ट 4.63% ही यूथ है जो हायर एजुकेशन में इनरोल हो पाते हैं। तो उसके लिए जनाब यानी इमरान प्रतापगढ़ी सर वो क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, हम मुस्लिम यूथ को? बिकॉज मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है, तो इमोशनली बस ये है कि स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक आया हूँ सर। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो दूसरे यूथ है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। यूथ के इश्यूज को उठाने में कितना ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करते हैं, बिकॉज स्पेशली यूपी और बिहार में ये देखा गया है कि बहुत लोग एक आइकॉनिक लीडर है, चाहे कास्ट के नाम पे, चाहे यूथ के नाम पे, लेकिन उसके बाद देखा जाता है कि उनका स्टेटस तो हाई है, लेकिन जो उनकी कम्युनिटी है वो क्यों अभी तक पीछे हो जाती है। रहमान नाम है आपका? यस सर। शुक्रिया रहमान, आपके 2 सवाल हैं और दोनों बहुत ज़रूरी सवाल हैं। पहला ये कि हायर एजुकेशन में इतना ड्रॉप आउट क्यों है मुस्लिम यंगस्टर्स का खास तौर से। इसमें जितना सरकारें जिम्मेदार हैं उतना ही कम्युनिटी भी जिम्मेदार है। मैं बहुत ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ। कम्युनिटी कितना अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रही है, और उसमें हमारे मजहबी रहनुमाओं और सियासी रहनुमाओं ने अवेयरनेस के लिए कितना प्रोग्राम किया है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। हमें
गिरेबान में झांकने की जरूरत है। बराबर का रोल है। सरकारों ने भी बेईमानी की है, इसको कोई दो राय नहीं, मैं पूरी ईमानदारी से ये बात बोल रहा हूँ। और कम्युनिटी के सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने भी बेईमानी की है। अगर करते तो ये स्थिति ना होती। थोड़ा अभी अवेयरनेस आया है। मैं एज ए MP नहीं, एज ए पोएट भी मैं पूरे देश में इस इशू पे बात करता रहा हूँ और लगातार बात करता रहा हूँ पिछले 10 साल से। और देखिए, एक पूरा सिस्टम है जो चाहता है कि आप अलग थलग दिखें। आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि नहीं, हमें अलग थलग नहीं दिखना है। मैं जब ओथ लेने के लिए पार्लियामेंट में खड़ा हुआ तो मैंने हिंदी में ओथ ली, तो मुझे देश के बहुत सारे बड़े मुस्लिम इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड, उनका फोन आया कि आपने उर्दू में ओथ क्यों नहीं ली। तो मैंने कहा अगर मैं उर्दू में ओथ ले लेता तो तुम्हारे सारे मसलों का हल निकल जाता। क्यों चाहते हो? ठीक है, मैं हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ, आप किसी जबान को, किसी पहनावे को कम्युनिटी और एक पूरी कौम से क्यों जोड़ देना चाहते हो? यही काम तो सरकारें कर रही है ना। सरकार तो यही चाहती है कि आप बिल्कुल डिजाइन हो जाएं और एक कॉलम बन जाए। मैं मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर रहा कांग्रेस पार्टी का, और जब हमने मैनिफेस्टो बनाया तो मैनिफेस्टो रिलीज होने के बाद बहुत सारे कौम के रहनुमाओं के फोन आए कि आपने इसमें मुसलमानों के लिए क्या रखा। तो हमने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमारी सरकार बनी और हम 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार की महिला को देंगे, तो आपसे ज्यादा गरीब कौन है? तो आपको नहीं मिलेगा क्या? ये क्यों चाहते हो कि आपको एक अलग कॉलम में रखा जाए? मुझे लगता है कि हमें इस माइंडसेट से उबरना पड़ेगा। ये देश जितना दूसरों का है उतना ही आपका भी है। तो बिल्कुल अलग थलग खुद को मानना बंद करिए और पुरजोर तरीके से खड़े होके। और राहत साहब कहते हैं ना कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सबका है। ये देश सबका है और सबने कुर्बानियां दी है। तो पहला तो ये कि अपने आसपास के 1 बच्चे को, 2 बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी लीजिए। ज्यादा नहीं कर सकते हम, कोई ज्यादा नहीं कर सकता। एक बार की बहुत बड़ा चेंज भी नहीं आ सकता। और कम्युनिटी तब तक पूरी तरह बदलेगी भी नहीं, रिफॉर्म भी नहीं होगा जब तक वो पढ़ेगी नहीं। तो एज ए मुस्लिम मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने आसपास 1-2 बच्चों को कोशिश करिए कि उनको मोटिवेट करिए, उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी लीजिए। जहां मेरी जरूरत लगे मैं आपके साथ खड़ा हूं। अभी इस गवर्नमेंट में हमारी जो माइनॉरिटी मिनिस्टर थी, उनको पता नहीं क्या खुन्नस थी, उन्होंने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप और सारी फेलोशिप बंद कर दी। नए वाले जो किरण रिजिजू साहब माइनॉरिटी मिनिस्टर बने हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। कल मैंने उनको चिट्ठी भी लिखी है और मैं पार्लियामेंट में भी ये इशूज उठा रहा हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो कम से कम एजुकेशन के लिए जरूर कुछ ना कुछ दीजिए आप। तो मैं उनसे मिल रहा हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एज ए MP भी मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करता रहूँगा। मुझे जब यश भारती मिला तो मुझे 50,000 रुपए मंथली पेंशन मिलती थी, जो बाद में नई वाली सरकार ने आके बंद कर दी। तो मैं वो पूरे के पूरे 50,000 रुपए बच्चों को एजुकेशन के लिए दे देता था और मैंने सोचा था कि होल लाइफ मुझे मिलनी है, मैं हमेशा उसको देता रहूंगा। बाद में इस सरकार ने आके वो पेंशन बंद कर दी थी। तो मैं अपने स्तर पे उसे बता नहीं सकता, ज्यादा बताओ तो दुनिया को लगता है कि आप बहुत ज्यादा दिखावा कर रहे हो। तो मैं करता रहता हूँ अपने एंड पे, लेकिन एक कलेक्टिव कोशिश और बड़ी कोशिश तब हो पाएगी जब गवर्नमेंट चाहे। तो ब्रदर आपसे मेरा ये कहना है कि ड्रॉप आउट कैसे कम हो, इसके लिए कम्युनिटी, बहुत सारे लोग हैं मेरे इर्द गिर्द, वो अलग अलग कम्युनिटीज से हैं, वो कुछ भी खा रहे हैं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम कैसी भी, ऐसे एग्जांपल हमारे सामने आ रहे हैं कि रिक्शा चलाने वाला, उसकी बेटी CA बन के जब आ रही है, उससे गले लग रही है, तो हमें भी ये कोशिशें करनी पड़ेंगी। और हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो कर भी रहे हैं। अभी तो आप देखिए UPSC में रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं। तो अवेयरनेस लाइए और आसपास जो लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करिए, जिनको ऊपर वाले ने थोड़े पैसे दिए हैं कि भाई थोड़ा कंट्रीब्यूट करिए। मुझे लगता है कि काम होगा और फ्यूचर में हम इस मुद्दे पे और लड़ेंगे, लड़ ही सकते हैं। अभी फिलहाल कभी सरकार आई तो हम और कोशिश करेंगे कि इस सेक्टर में खास तौर से काम करूं, एजुकेशन के लिए। I'm from Kerala, मेरी हिंदी उतना अच्छा नहीं होती है। मैं GIT में इकोनॉमिक्स में PhD का स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली मेरा 2 है, एक कमेंट है, एक और सवाल भी है। ठीक है, सवाल यह है कि बचपन से मैं भी बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल डिफरेंस एंड द प्लेस आई वाज बोर्न, ओके, बचपन से हमें ये महसूस नहीं होता था कि मैं एक मुस्लिम हूँ, क्योंकि हमारे हिंदू फ्रेंड्स थे, क्रिश्चियन फ्रेंड्स थे, मुस्लिम फ्रेंड्स थे। ईद में वो लोग हमारे घर पे आते थे, हम उनके शकड़ी बड़ा भी जो भी वो बड़ा समथिंग
सब कुछ खाते थे पीते थे, कोई वो ऐसा फीलिंग नहीं हो हुआ था। देन आई केम टू दिल्ली इन 2019। आई गॉट नॉट दैट डिस्टर्ब। मैंने एक मकान के लिए मैंने खोजा तो दे आस्क फॉर व्हाट इज योर नेम, तो देन दे रिजेक्ट स्ट्राइक। देन मुझे पता लगा दे आस्क फॉर द सेकंड नेम। मुझे उतना सरनेम के बारे में आइडिया नहीं था, तो मैंने बहुत डिस्टर्ब हो गया क्योंकि दे आर आस्किंग फॉर द नेम, व्हाट आर यू ईटिंग, लॉट ऑफ क्वेश्चन दे स्टार्टेड आस्किंग। देन ये भी प्रॉब्लम हुआ क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आता था। हिंदी सीखने के लिए मैं हिंदी मीडिया सुनने लगा, हिंदी न्यूज़ चैनल्स और दोस थिंग्स। फिर मुझे एहसास हो गया कि ये प्रॉब्लम बहुत सारे जो नफरत है मीडिया में है, ग्राउंड लेवल पे उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बचपन से हमें जो होता यूनिटी इन डाइवर्सिटी वो फील हमें बहुत होता था, क्योंकि अभी भी बहुत रूरल एरिया में हम जाते थे, उतना प्रॉब्लम नहीं है। We are becoming so much insecure because we are listening to all this mainstream Hindi media. They discuss only Hindu, Muslim, India, Pakistan, Mandir, Masjid. इसके अलावा भी this was my argument because I debate to many of my friends. उतना नफरत नहीं है ground level पे, it's only in the media. And why this argument got validated because of the recent win of the election. Because most of the election win of this Congress party came from the rural area. So जितना नफरत है ज्यादातर मीडिया में है, लोगों के बीच में उतना नफरत नहीं है। That's my point. My question is, how do you see this unity in diversity, which we celebrate a lot, बहुत celebrate करते थे, लेकिन recently जो भी government policies आते हैं, one language, one nation, one party, one tax system, but India itself is completely diverse. You can't compare like that. But when we look at all these policies, it's all becoming like one. It cannot be, centralized like that. How do you see that? Thank you. लतीफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और मुझे लगता है कि बड़ा मास उससे जूझ रहा है, लोग परेशान हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी जिम्मेदारी, उससे बेहतर करने की जिम्मेदारी इमरान प्रतापगढ़ी से ज्यादा समीप और नितिन जैसे साथियों की है कि ये कैसे चेंज हो सकता है। इस पे थोड़ी कोशिश हम करें, थोड़ी कोशिश, और लोग कर रहे हैं कोशिश, अच्छी बात ये है। इस इलेक्शन का रिजल्ट बहुत कुछ इस चीज को बताता है। पॉलिटिकल पार्टीज अपना जो डिजाइन किया हुआ पॉलिटिक्स है उसको तो इम्प्लीमेंट करती हैं, कर रही हैं, लेकिन ये भी सच है कि हम कलेक्टिव तौर पे, जैसे नफरतें आपको ज्यादा दिखती क्यों है? क्योंकि वो कलेक्टिव होती हैं। मोहब्बत आपको नजर इसलिए कम आती है क्योंकि वो कलेक्टिव नहीं होती। हमें सोशल मीडिया ने और थोड़ा नुकसान किया है। हमें लगता है कि किसी भी गलत चीज का हमने विरोध कर दिया, एक फेसबुक पोस्ट कर दिया, एक ट्वीट कर दिया, हमें लगता है कि ठीक है, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली। नहीं, मैं अक्सर अपनी स्पीचेस में बात कहता हूँ कि जो गलत है उसे सिर्फ गलत कह देने से काम नहीं चलेगा। जो अच्छा है, जो सही है, उसके साथ आपको खड़ा दिखना भी पड़ेगा। ये दौर ऐसा है, तो ये एक टाइम फ्रेम में ये चीजें बदल जाएंगी। इससे पहले भी 47 में मुझे लगता है इससे ज्यादा नफरत रही होगी, लाखों लोग मारे गए थे, लेकिन कोई पंडित नेहरू खड़ा होता है, किसी मौलाना आजाद को अपने सीने से लगाता है और उसे देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाता है। चीजें 10-20 साल में चेंज हो जाती हैं। 92 में बाबरी मस्जिद राम मंदिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, उसके बाद ऐसा ही माहौल रहा होगा। तो 20 साल, 25 साल, 30 साल में एक ऐसा ड्रास्टिक चेंज आता है सोसाइटी में, और उसे डिजाइन पॉलिटिक्स ही करती है। ऐसे में यहाँ बैठे कौन किस धर्म का है, किस मजहब का है, उस सबसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मुसलसल दुश्मनी जहाँ की निगरानी में रहना है, जहाँ घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। तो रहना तो हम लोगों को इसी समाज में, इसी सोसाइटी में, ना हम अपना घर बदल लेंगे, ना हम अपना पड़ोसी बदल लेंगे, अल्टीमेट हम सबको रहना साथ है। तो बहुत इन्फ्लुएंस मत होइए पॉलिटिक्स से, टीवी चैनल से बहुत इन्फ्लुएंस मत होइए। देखिए, सुनिए, कभी कभार उनके किसी प्रोग्राम में बैठना पड़ जाए तो बैठ भी जाइए, ठीक है, सुनिए, और घर से बाहर निकल के आइए तो ये इतना कह दीजिए खुद से, क्या बेवकूफी की बात कर रहे थे, छोड़िए इसे। मतलब ये खुद एक राय खुद से बना के रखिए। पॉलिटिक्स तो चाहेगी कि आप उसके हिसाब से इन्फ्लुएंस हो, लेकिन अल्टीमेट मतलब यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति इस बात को मानेगा कि नफरत की उम्र बहुत छोटी होती है। किसी से भी नफरत करने को कहा जाए, और वो हर जगह है, हर तरह की हर कम्युनिटी में है। मैं ऐसा इनकार नहीं कर रहा हूँ कि कोई कम्युनिटी बहुत पाक साफ है या बिल्कुल अछूती है। सब में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने नफरत भरने का काम किया। इस देश में 530 मिलियन लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। इस देश में 450 मिलियन लोग फेसबुक और यूट्यूब यूज करते हैं। ट्विटर सिर्फ 23 मिलियन लोग यूज करते हैं। तो आप देखिए ना कि कितना बड़ा जरिया है लोगों तक अपनी नफरत पहुंचाने का। लेकिन अगर अपनी नफरत पहुंचाने का जरिया है तो अपनी मोहब्बत पहुंचाने का भी तो जरिया है, आप पहुंचाइए ना। जब आपको किसी व्हाट्सएप ग्रुप में
मतलब हिस्ट्री को तोड़ के मरोड़ के, और जो कभी किसी आज से 500 साल पहले किसी राजा ने कोई जुल्म किया है उसका बदला किसी लतीफ से लेने की बात करता हुआ कोई मैसेज आए ना, तो पलट के एक मैसेज लिख दिया करिए। हम आप क्या करते हैं, हम वो या तो ग्रुप छोड़ देते हैं या चुप रहते हैं कि छोड़ो, मतलब क्या बेवकूफी की बात कर रहे हैं। नहीं, उसका वहां पे अपोज करेंगे। मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट, आप जिस कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी के बीच में अगर इस तरह की बातें होती हैं, मैं अभी एक माइनॉरिटी का एक बड़ा सेमिनार था, उस सेमिनार में गया तो वहां सेकुलरिज्म और इस पर बहुत डिस्कशन हुआ। मैंने ये बात माइक से कही और बड़े रिलीजियस लोग वहां बैठे। मैंने कहा हम आप अगर सामने वालों से, दूसरी कम्युनिटी के लोगों से बहुत ज्यादा सेकुलरिज्म की उम्मीद करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपके धर्म का कोई लीडर अगर किसी त्योहार पर, होली पर, दीपावली पर बधाई दे देता है तो उस पर फतवा लगाने वाले कितने लोग निकल आते हैं। आप उनको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? हमें सबसे पहले रिफॉर्म अपने अंदर और अपनी कम्युनिटी और अपनी सोसाइटी में करने की जरूरत है। और मैं मतलब अपने तमाम हिंदू दोस्तों से ये बात कहता हूँ, मेरे सारे दोस्त वही हैं। जहन बदला है लोगों का, इससे कोई दो राय नहीं, लेकिन उस जहन को बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सब फिर कोशिश करें 10-20 साल में फिर चेंजेस हो जाए। बिल्कुल हिस्ट्री जो है ना, वो हिस्ट्री की जो बुक है ना बड़ी सी, उसमें ये जो 10-20 साल है ना, वो सिर्फ एक पैराग्राफ है। ऐसे पन्ना पलटेगा, दुनिया याद भी नहीं रखेगी कि कौन लोग आए थे और उन्होंने 10-20 साल में क्या कोशिश की थी। पूरा जिन्होंने 50 साल इस देश पे राज किया है ना, उनका एक चैप्टर भी पूरा नहीं होता। हाफ में आप जब एनसीईआरटी की बुक उठाइए तो एक पेज पर पूरा 50 साल का शासन जो है वो किसी भी राजा का ऐसे निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो ये 10 साल 20 साल और इस बीच जो नफरतें हैं उनकी एज बहुत कम है। तो हम सब कम से कम यहाँ बैठे थे इन्वेस्टर्स, ये खुद से आज ये सोच के जाएं कि ब्रिक्स के प्रोग्राम में हम बैठे थे और हमने ये सोचा कि कम से कम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे हम अपने इर्द गिर्द नफरत फैलाने वालों को सिर्फ चुप्पी ओढ़ करके उनको जवाब नहीं देंगे, हम उनको अपोज करेंगे उनके मुंह पर कि भाई ये बंद करो, ये नहीं चलेगा। हम जिस भारत का सपना देख रहे हैं उसमें नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। थैंक यू।